वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग सीटेट 2018 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और गाइस मैंने जो लेक्चरर स्क्रीनिंग और एलटी के पेपर को सॉल्व करवाया था उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। आप चाहें तो एक बार वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। अधिगम यानी लर्निंग गाइस, ठीक है। और मानक उत्तर यानी आपने पहले से ही एक स्टैंडर्ड आंसर सेट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे स्टूडेंट के आंसर से कंपेयर कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो क्या लगता है गाइस, अधिगम के आकलन को क्या उजागर करता है? तो ये हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, ठीक है। एक तो बच्चा क्या सोच रहा है, फिर सोचने के बाद उसके मन में क्या आ रहा है, क्या वो लिख रहा है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट उसे पढ़ाया गया है वो उसने कैसे समझा और उस समझ के अनुसार उसने क्या मतलब निकाला, ठीक है गाइज। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है गाइज? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर 2, आवाज़ को प्रमुखता देने का मतलब है गाइस कि जो वो कहना चाह रहा है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है गाइस। या फिर मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि शिक्षक बच्चों को बताएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा का पहला उद्देश्य भी यही है कि बच्चा जो कहना चाह रहा है उसको सुना और समझा जाए। अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? क्या लगता है गाइज आपको? दोनों के दोनों जो मनोवैज्ञानिक थे यानी पियाजे और वाइगॉत्स्की थे, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो दृष्टिकोण था इनका, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है भाषा और विचार में जो उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियाँ करी थी या जो अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे? ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। पियाजे कहते हैं कि पहले थॉट आता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है बच्चे की, उसका थॉट प्रोसेस पे यानी थॉट्स पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, भारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन को जस्ट चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो क्या पॉसिबल है गाइस? या फिर ऑप्शन नंबर 4, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। पियाजे ने यही कहा था कि पहले विचार जन्म लेता है, ठीक है। और वाइगॉत्स्की ने क्लियर कहा था कि जो भाषा है उसका बच्चे के विचार पर काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते देख दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो क्या लगता है गाइज, अगर दादी कह रही हैं इस स्टेटमेंट को तो क्या लगता है आपको गाइज? ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब पहले से ही आप सोच के बैठे हुए हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लिंग समरूपता। ऑप्शन नंबर 3, लड़की के लिंग की गलत पहचान। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं
हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आकलन की बात हो रही है गाइस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नहीं है गाइस, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। आकलन के बारे में बताना है आपको, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं ना उसके बारे में। ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक है। या फिर ऑप्शन बी जो उन्होंने दिया है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। फिर आपका सी है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। या फिर डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है आपका ए और सी। तो क्या लगता है गाइज आपको? तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो सही है में तो गाइज पहला कथन यानी ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तद अनुसार उन्हें ठीक कर सके। तो गाइज किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए यानी उसे ऊपर एक लेवल और ऊपर उठाने के लिए, बेहतर करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि उसमें कहाँ पे कमी है, कहाँ पे उसमें गुण दोष है और क्या उसकी ताकत है। तो बालक के साथ भी यही होता है, जब उस बच्चे के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट सामने आते हैं तभी एक टीचर उस बच्चे पे काम अच्छे तरीके से कर पाता है। यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद बी, तुलनात्मक मूल्यांकन, ये नेगेटिव हो गया है, इसे तो हम हटा देंगे। स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है गाइस। आकलन डी, अगर हम सॉरी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है गाइस कि बोधन यानी जितना बच्चा जानता है और जितना वो प्रैक्टिकली कर पा रहा है, इस बात का आकलन भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता, यानी ये नेगेटिव हो गया। तो जी हाँ गाइज, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए और सी बिल्कुल सही हैं। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षा के आधार अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर 2, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। या फिर ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। या फिर ऑप्शन नंबर 4, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है गाइज, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा गाइज? एक प्रभावी शिक्षक। ऑप्शन नंबर 1, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा गाइज। या फिर ऑप्शन नंबर 2, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। तो ये सही बात होगी गाइज। ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा। अगर संस्कृति को ही आपने अनदेखा कर दिया तो फिर बचा क्या? और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता गाइस, कई बार स्टूडेंट्स अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग समाज से उठकर आते हैं, अलग अलग परिवार से उठकर आते हैं, तो उनका जो मानसिक स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो एक प्रभावी शिक्षक के अनुसार आप क्या करेंगे गाइस? अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 वाज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको क्या करना है गाइस? निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। तो यहाँ पे सिद्धांत दिया है और दूसरी तरफ वर्णन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, समीप दूराभिमुख दिशा।
ठीक है। बी है सिरह पदाभिमुख दिशा, सी अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, या फिर डी अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। अब ये सिद्धांत 4 दिए गए हैं गाइज और इनका वर्णन उसी के ठीक सामने किया गया है, पर हमें देखना ये है कि सही कौन सा है। समीप दूराभिमुख दिशा, समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब होता है गाइस, समीप मतलब पास या सरल, और दूराभिमुख मतलब दूर, दूर यानी जटिल। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले हम उसे उसके आसपास की चीज़ें बताते हैं, ठीक है, जो वो जानता है, फिर उसे हम दूर ले जाते हैं जो चीज़ वो नहीं जानता है, यानी सरल से जटिल की ओर वृद्धि। इतना चीज़ समझ में आया गाइज आपको। समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब क्लियर हो गया, यानी ए का ऑप्शन 5 है, इतना मुझे पता चल चुका है, ठीक है। उसके बाद सिरा पदाभिमुख दिशा, ठीक है, सिर आपको पता चल चुका है, सिरा का मतलब सिर, पदाभिमुख पद मतलब पैर, ठीक है, सिर से पैर का क्रम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, तो अंतर्वैयक्तिक की जब मैं बात करूंगी तो अंतर्वैयक्तिक यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करना, विभिन्नताओं का मतलब होता है अलग अलग, यानी हम सीधा किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं, अंतरावैयक्तिक मतलब इंटरकास्ट हो गया, इंटर, ठीक है, इंटर पर्सन हो गया है, तो वहाँ पे आप किसके साथ जाओगे गाइज, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है या दूसरे में। क्लियर हो गया इतना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हमने 5 को चुना है, ऑप्शन नंबर बी के लिए हमने 2 को चुना है, ऑप्शन नंबर सी के लिए हमने 1 को चुना है, और ऑप्शन नंबर डी के लिए हमने किसको चुना है गाइज, 3 को चुना है। तो हमने किसको छोड़ा है गाइज, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 को हमने छोड़ दिया है। तो गाइज अब हम मैच करने जाएंगे। ए का 5 है, याद रखिएगा, ए का 5 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान का मतलब होता है गाइस कॉग्निशन, और संवेग का मतलब होता है इमोशन, भावनाएं, ठीक है गाइस। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है, सही कथन बताना है गाइस। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जानकारी, कॉग्निशन, ठीक है। जैसे हमने कोई बात बोली सामने वाले को कि आपको पता है वहाँ पर ऐसा हुआ है या फिर ये चीज़ ऐसी है, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे संज्ञान में है या फिर ये बात मेरे नॉलेज में है, ठीक है, कॉग्निशन। और संवेग यानी इमोशन, भावनाएं आप समझते हैं। तो क्या जानकारी और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हो सकती हैं गाइज, कॉग्निशन और इमोशन? नहीं गाइज, मेरे को नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन नंबर 4, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ अगर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी है तो उसका असर आप पर ज़रूर पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव जानकारी हुई तो पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव जानकारी हुई तो नेगेटिव असर पड़ेगा। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ, एक बालक है, अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर अगर मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मेरा रिजल्ट आया, परिणाम आया, ठीक है, ये चीज़ मेरे संज्ञान में हो गई कि मेरा परिणाम आ चुका है। अब मेरे मन में भय आ रहा है, इमोशन होते हैं ना कि डर लग रही है, खुशी हो रही है कि क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट को देखने के बाद वो इमोशन जो मुझ में है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो गया ना। रिजल्ट आना यानी उसकी नॉलेज मुझे है और उसके बाद जो परिणाम मुझे मिला है उससे मुझे जो खुशी हुई है, ठीक है, यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में संयोगी अधिगम और समवयस्कों में सीखना। ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय रूप से निशाहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3,
क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर 4, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। गाइस जो है ऑप्शन नंबर 1 है, सक्रिय रूप से ये निरुत्साहित होगा शायद, ठीक है, डिमोरलाइज करना। हाँ तो उत्साहित होता है, सॉरी डिमोरलाइज करना, निरुत्साहित मतलब उत्साह ना दिखाना, ठीक है। तो गाइस क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। इसी के साथ गाइस हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। अगर एक टीचर है, कोई लेडी टीचर है या फिर जो भी है शिक्षिका, यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है, तो वो अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे संबोधित करेंगी गाइस? ए, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके संभव है गाइस। सी, विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजित करके, अलग अलग अधिगम शैलियाँ करी और उनका समायोजन कर दिया, समायोजन यानी उन्हें जोड़ दिया, सारा का सारा एक साथ कॉम्बिनेशन बना दिया उनका। या फिर डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो क्या ये संभव है गाइस? तो जी हाँ, अभी ए, बी और सी हमें बिल्कुल सही लगे हैं, डी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी ए, बी, सी कहीं दिखाई दे रहा है गाइस? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे गया हमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर 2, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर 3, सीख ना सकने वाले विद्यार्थी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, छुओ और अनुभव करो से हमें पता चल रहा है छूने के लिए दृष्टिबाधित होना आवश्यक है। सॉरी मतलब छुओ और अनुभव करो का जो पैटर्न हम लोग चलाते हैं वो यूजुअली हम किसके लिए करते हैं? जो दृष्टिबाधित होगा, ठीक है गाइस। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम में वे होते हैं जो, ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। इसी के साथ गाइज हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अच्छा गाइस, अब आपको फिर से ग्रुप सेलेक्ट करना है। ए, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। तो गाइस ये तो गलत बात हो गई ना, किसी भी जाति विशेष को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? तो ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं आता, हमें सही उत्तर देना है। अगला देखते हैं। बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। संभव है गाइज, ऐसा इसीलिए अगर हम सिद्धांतों के अनुसार बात करें तो सिद्धांत कहता है गाइज, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत जो कहता है कि फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या, उसे प्राइज़ देने चाहिए, हमेशा नहीं, पर जब वो सीख रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है, तो अगर हम उसे प्राइज़ दें तो उसका मनोबल और बढ़ता है। ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी तो राइट हो गया। एक पॉइंट कारण ये भी हो सकता है, विद्यालयों में अगर बच्चा असफल हो रहा है तो उसे उसके अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जा रहा। अगर उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा तो वो मनोबल उसका बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा वो।
ठीक है गाइस, बी ऑप्शन सही हो गया। सी की अगर हम बात करें, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। यहाँ पे सीधा सीधा गाइस टीचर को टारगेट किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अगर किसी विषय में असफल हो रहा है तो उसका दोष सीधे सीधे शिक्षक के ऊपर जाता है, क्योंकि शिक्षक का दायित्व तो बनता है उसे पूरा का पूरा ज्ञान देना, जो बच्चे की कमी है उनको समझना, ताकि वो असफल ना हो। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बी और सी हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, हम सिद्धांतों के आधार पर चल रहे हैं गाइस। ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो यहाँ पे गाइस अगर शिक्षक होता तो ये टारगेट बिल्कुल सही हो जाता, पर यहाँ पे क्योंकि विद्यालय व्यवस्था, तो विद्यालय का कार्य गाइस, विद्यालय का काम ये है कि बच्चों को लिया और शिक्षा के हवाले कर दिया। तो बच्चे के पास और फेल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, ना कि स्कूल की। ओवरऑल अगर हम कंबाइन में बात करें, कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो स्कूल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब किसी शिक्षक को हम नहीं जानते तो हम विद्यालय को टारगेट करते हैं, पर जब हम टीचर को जानते हैं तो वहाँ पे विद्यालय का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है गाइज, यानी बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइज देखते हैं आपके ऑप्शन में कहीं आपको बी और सी दिखाई दे रहा है? हाँ जी गाइज, आपको ऑप्शन नंबर 3 पे दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। दो बच्चे हैं गाइज, उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा और दोनों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। होता है ना अपने हिसाब से मतलब निकालने वाली बात, ठीक है। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ऐसा हो सकता है गाइज, क्योंकि अगर टीचर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। या फिर ऑप्शन नंबर 2 संभव ही नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइज। ऑप्शन नंबर 3 संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। अधिगम का आशय ही गाइज अर्थ लगाना होता है, एक पार्ट है उसका। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग में आप जो चीज़ सीखेंगे उसे बताएंगे कैसे? अर्थ लगा कर ही तो बताएंगे। तो यानी ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो गाइस एक नॉर्मली सेंटेंस अगर लिखा है, दो बच्चे उसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है उनकी अधिगम प्रणाली कैसी है। ठीक है गाइस, इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। ऑप्शन नंबर 1 निष्क्रिय सरल, ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रिय सामाजिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय और सरल। तो अगर गाइस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात हो रही है, नेशनल क्यूरिकुलम की बात हो रही है, तो उसके अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ऑब्वियस सी बात है सक्रिय होगा और सामाजिक होगा। सरल की तो बात नहीं कर सकते ना गाइस हम, यानी सीधी सी बात है, सरल यानी सक्रिय यानी एक्टिवेट और सामाजिक यानी सोशलाइज की अगर हम बात करें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो गाइस प्रत्येक सफलता के लिए अगर आप पुरस्कार देंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद ऑप्शन नंबर 3 छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो ये गाइस हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो गाइस रट्टाफिकेशन तो हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं ना, तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अनुवीक्षण का मतलब होता है गाइस मॉनिटरिंग। ठीक है, अपने जो उन्होंने लर्न किया है, लर्निंग करी है, उसका मॉनिटरिंग करें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस,
यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनके पास टैलेंट हो, ठीक है, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या होगा इस ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। रटने के तो हम फेवर ही नहीं करते ना गाइस, तो ये तो ऑप्शन ही नेगेटिव हो गया, इसे तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। क्या लगता है गाइस आपको, ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, पर हमें बेटर आंसर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 3, ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 4, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो जी हाँ गाइस, जहाँ पे ये तीनों बातें, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, छात्र के हित की आ गई, हम उसी आंसर के साथ हमेशा जाएंगे। तो विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कैसे करेगा? जब वो पूछेगा, तर्क करेगा, निर्णय लेगा, किसी परिणाम पर पहुंचेगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक के किसी उद्देश्य को पूर्ति नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। तो क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। जब कोई बच्चा क्लास के अंदर आ रहा है और अगर हम टीचर हैं तो हमें पता है कि अगर वो बच्चा सोच क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं, तो हमें आसानी होगी उसको शिक्षण देने में। ठीक है गाइज, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइज, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम यानी लर्निंग को कौन से पॉइंट इफेक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे? ए, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण युक्तियाँ। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। क्या लगता है गाइज आपको, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो जी हाँ गाइज, मुझे तो सारे ही ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपको भी सारे के सारे ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ए, बी, सी और डी। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सार्थक अधिगम है। ऑप्शन नंबर 1, वयस्कों और अधिक सक्षम सारथियों का अनुकरण। ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। ऑप्शन नंबर 3, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। या फिर ऑप्शन नंबर 4, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर मैं 21 की बात कर रही हूँ तो कहाँ जाएंगे आप? सार्थक अधिगम क्या है? एक परफेक्ट लर्निंग जिसको आप कह सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, एक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें, एक्टिव प्रोसेस की हम बात करें, तो हम बिल्कुल सही लर्निंग के साथ जा रहे हैं। इसी के साथ गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। तो गाइज हमें कार्यों में से एक कार्य नहीं है, नहीं है यानी उसे अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, पर उपदेश देना थोड़ा सा, पर क्या पता इससे भी बेहतर कोई आंसर नेगेटिव हो। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो क्या लगता है गाइज, अगर कोई बच्चा है उससे आप हाई लेवल के आंसर की डिमांड कर सकते हैं? पॉसिबल है, बच्चा आंसर लेवल अप भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। यानी सीधी सी बात है, जो ऑप्शन हमें गलत नजर आ रहा है वो है उपदेश देना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस रॉन्ग स्टेटमेंट। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये गलत स्टेटमेंट है।
ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अब आपको फिर से गलत कथन बताना है गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर 2, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। ऑप्शन नंबर 4, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो गलत कथन बोला था ना गाइस, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, मतलब गलत स्टेटमेंट है इसके लिए। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है, विकास कभी भी परिणात्मक नहीं हो सकता गाइस, इसका ठीक ठीक मापन हो पाना ये संभव नहीं है। विकास कभी तेजी से होता है, कभी स्पीड कम हो जाती है, तो हर बच्चे में अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 चुनौतियां सीमाएं, ऑप्शन नंबर 3 स्थिरता परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 खोज और पोषण। क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पढ़ेगा गाइस, ऑब्वियस सी बात है, वंशानुक्रम यानी जो उसकी हेरिडिटी और पर्यावरण जिस जगह पे वो रह रहा है उसकी सराउंडिंग क्या है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन नंबर 3 समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। क्या लगता है गाइस आपको? विद्यालय यानी स्कूल की मैं बात करूं, समाजीकरण की अगर मैं बात करूं तो क्या सत्य लगता है? तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से सेकंड के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है गाइस। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो क्या लगता है गाइस आपको? कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे की सबसे फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं। 5 स्पष्ट चरण थे गाइस उसके, कितने थे, 4 या 5? 4। ऑप्शन नंबर 2 पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 3 किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो क्या लगता है गाइस आपको? कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? जी हाँ गाइस, आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो उनका ये कहना नहीं था कि चरणों में ही आगे बढ़ेगा, उनका ये मतलब था कि जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का वो लगातार निरंतर होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, रोज बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि। तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बिल्कुल सही बात है गाइस कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, पर जीन पियाजे में यहाँ कोई रोल नहीं है इसका, इसीलिए इस आंसर के साथ आप अभी नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर 3 परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो जब जीन पियाजे ने बात करी थी तो गाइस बालकों की बात हुई थी, छोटे बच्चों की बात हुई थी, तो छोटा बच्चा जल्दी से किसी और चीज़ को कैसे ध्यान में रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ
बदल जाएं। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो गाइस आपको मिलान करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्धि का प्रकार एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ अंत अवस्था दी हुई है। तो ABCD यानी संगीत, ए में दिया है संगीतात्मक, इसके अपोज में है फर्स्ट चिकित्सक, बी भाषिक, सेकंड पे दिया है कवि, अंतर व्यक्तित्व, थर्ड पे दिया है खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी स्थानिक, और चौथे पे दिया है वायलिन वादक, और पांचवा दिया है मूर्तिकार। इनको गाइज आपको अपने हिसाब से मिलाना है। तो क्या लगता है गाइज, अगर मैंने संगीतात्मक की बात करी है, संगीत की बात करी है, चिकित्सक का कोई रोल है नहीं, कवि क्या करेगा, खिलाड़ी खेल तो सकता है, मतलब संगीतात्मक का क्या लेना देना है, मूर्तिकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी संगीतात्मक वायलिन वादक। ए का क्या हो गया गाइज 4, इतना समझ में आ गया। अब बात करी भाषिक, भाषिक यानी बोलने वाला, तो कौन होगा गाइज बोलने वाला, चिकित्सक, चिकित्सक बोलेगा या फिर कवि बोलेगा, क्या लगता है गाइज, जी हाँ भाषिक यानी कवि। ए का 4 हो गया गाइज, बी का 2 हो गया। अब बात करते हैं अंतर्व्यक्तित्व। तो जब अंतर्व्यक्तित्व की हम बात करेंगे तो अंतर्व्यक्तित्व हम किसके साथ जाएंगे, जो अंतर तक इंटरनल देख सके, कौन देखता है, चिकित्सक देखेगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी सी का हो गया 1। स्थानिक यानी ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक कौन हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है या मूर्तिकार हो सकता है, क्या लगता है गाइज आपको, तो जी हाँ स्थानिक क्या होगा, मूर्तिकार। जब बात आएगी मूर्तिकार की तो स्थानिक ही ढूंढेंगे ना, अगर आप एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो स्थानिक को ही आप प्रायोरिटी देंगे, खिलाड़ी का क्या, खिलाड़ी तो ट्रैवल करता रहता है। तो यानी ए का 4 हो गया, बी का क्या हो गया 2 हो गया। तो इतने में देखते हैं गाइस, अगर हमें हमारा आंसर मिल जाए, ए का 4 कहीं दिखाई दे रहा है, थर्ड में दिखाई दे रहा है, बी का 2 दिखाई दे रहा है, थर्ड में दिखाई दे रहा है, और साथ में 4 में भी दिखाई दे रहा है। तो अंतर व्यक्तित्व क्या था हमारा, सी का 1 था गाइस। तो सी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की भी हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर 1, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर 2, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 3, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। क्या लगता है गाइस आपको, तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लॉरेंस गोल्डबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। ठीक है, लॉरेंस गोल्डबर्ग ने नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था, यहाँ से ये बात तो पता चल गई। अब इनकी आलोचना हो रही है, ये भी हमें पता चल गया। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस, आलोचना का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना अलग अलग चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा इन आलोचनाओं में। ऑप्शन नंबर 1, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए गोल्डबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऐसा नहीं हो सकता ना गाइज, अगर दोहराया होता तो उनको प्रायोरिटी क्यों मिलती, उन्हें अपने आप से एक लेवल क्यों मिलता। ऑप्शन नंबर 2, गोल्डबर्ग ने नैतिक तर्क से प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो ऐसा संभव हो सकता है गाइज, अगर उत्तर नहीं दिया होता तो हम उन्हें पढ़ते ही क्यों। ऑप्शन नंबर 3, गोल्डबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो फिर तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हम तो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, गोल्डबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ये कारण एक हो सकता है गाइस आलोचना का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर द स्टेटमेंट, गोल्डबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है गाइज। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।